क़ुव्वत नहीं है, ये सलाहियत नहीं है, अगर हम नहीं करते तो एक तरह का वो बिलफ काल हो जाता। जिस तरह के अडवाणी कह रहा था कि अब पाकिस्तानियों तुम सर झुका कर चलना सीखो और हमसे तमीज़ से बात करो, हम बेटे में क़ुव्वत हैं और हम कश्मीर को भी बदौर क़ुव्वत आज़ाद करा लेंगे। तो उस वक्त बहुत ज़रूरी था। अगर लोग ये कहते भी कि हमारे पास ये क़ुव्वत है, जैसा कि लोग कह रहे हैं, बहुत से लोग वो इससे वाकिफ़ नहीं है, एक तरह की कम अक़ली की बात करते हैं। जब तक चीज़ दिखाई नहीं जाए कोई उस पर एतमाद नहीं करता। ये बताएं कि उस वक्त धमाके किए गए, लेकिन ये फैसिलिटी कब से रेडी थी? ये तो 84 से थी। मैंने 10 दिसंबर 84 को जनरल ज़िया को तहरीरी तौर पर बताया था, ख़त लिख कर भेजा था। फिर इसमें डॉक्टर साहब ताख़ीर क्यों? तो ताख़ीर इस वजह से हुई कि उस वक्त अफ़गानिस्तान की जंग जारी थी और अमेरिका हमें एड दे रहा था। उससे पहले पाकिस्तान की एड बंद कर दी गई थी भुट्टो साहब के ज़माने में। तो जनरल ज़िया ने कहा कि ठीक है, अभी हालात ऐसे हैं कि ना हमारे हिंदुस्तान से जंग हो रही, न किसी किस्म का कोई ख़तरा है, तो बेहतर है कि हम एटमी धमाका ना करें। बल्कि मसलियत उन्होंने तय किया था। ग़ुलाम शाह साहब थे, जनरल आरिफ थे और साहबजादा याकूब थे, हम लोग थे। तो हमने कहा साहब ये तो आपका पॉलिटिकल डिसीजन है, हमने तो सिर्फ आपको ये बताना था कि ये काम हो गया है, आप जब हुक्म देंगे हफ्ता भर के अंदर हो जाएगा। ग़ुलाम शाह साहब के पास वो सज़ा थे, हम लोग मीटिंग में थे, साफ बता दिया था कि हमारी कितनी कैपेबिलिटी है, हमारे पास कितने बम हैं, वो भी हमने बता दिए थे। और लेकिन मसलियत उन्होंने नहीं समझी। उसके बाद नवाज शरीफ है, उन्होंने भी मसलियत नहीं समझी। बेनज़ीर दोबारा आई, उन्होंने भी फिर मसलियत नहीं समझी। फिर नवाज शरीफ आए। तो फौरी वजह तो इंडिया के धमाके थे ना। देखिए उसने 11 और 13 को धमाके किए, 11 मई और 13 मई को। और जब इस किस्म के जारियाना बयान देने शुरू कर दिए तो फिर पब्लिक, तो पाकिस्तानी पब्लिक का पैसे इस कदर ज़्यादा था कि नवाज शरीफ साहब तो फिर बच नहीं सकते थे उससे। तो अमेरिका ने हमें क्या ऑफ़र की थी, क्या दबाव डाला था, कैश, इमदाद, क्या किया? देखिए एड का तो बहुत कहता, हवाई जहाज़ देंगे, एड देंगे, ये दुनिया भर के जो सामने लालीपॉप होती है वो दिखाई थी। और मगरबी ममालिक ने भी, इंग्लैंड और फ्रांस वगैरह ने सब ने, कि वो तो फिर हमें वो मोरालिटी का सबक देने लगे थे। हिंदुस्तान ने गलत काम किया तो आप गलत काम करके क्यों उसमें शामिल होते हैं, यानी वो जो काम करें वो सही है, हम जो करें वो मोरालिटी आ जाती है। तो इस किस्म की हमें चैलेंज दे रहे थे। और होता ये कि अगर वो हम ना करते तो ये प्रोग्राम फिर कभी भी पाए तकमील को यानी नहीं पहुँचे। यानी अगर हम ये धमाके ना करते तो ये प्रोग्राम फिर कभी भी नहीं स्कटल हो जाता है। क्योंकि आप देखिए ना, कोई भी जैसे मुशर्रफ जैसे आया था गद्दार, अगर ये बैठा था, ये कहता था कि जी हुआ नहीं था, लोग शेखियाँ मार रहे थे। लेकिन इसमें यह भी कहा जा रहा है कि उस वक्त फैसिलिटीज़ रेडी थी। क्या भारत की तरफ से कोई ख़तरा मौजूद था हमारी एटमी तनसीबात को तबाह करने का? नहीं, इस किस्म कोई नहीं। से पहले जनरल ज़िया ने अपने उसी वक्त बता दिया था कि अगर इसने कोई हरकत की तो न सिर्फ इंडिया को बल्कि इसराइल को भी इनडायरेक्टली मैसेज दे दी थी कि आपकी हमारी जंग नहीं है, हम अखलाक़ी तौर पे फ़लस्तीनियों की मदद करते हैं, लेकिन हम उनको जारियाना मदद नहीं देते, ना वेपन देते, ना कुछ देते कि वो आपके ख़िलाफ़ करें। हम उनको अखलाक़ी मदद देते हैं और देते रहेंगे। तो आप इस किस्म का कभी ना सोचें कोई हरकत करने का, क्योंकि फिर उसका जवाब हम बहुत सख्ती से देंगे। और अगर इंडिया हमला करता तो आपके पास सलाहियत थी इंडिया को तबाह करने की? बिल्कुल सलाहियत थी, क्यों नहीं करते। हमारे पास तो गोरी मिसाइलें थी तैयार। इंडिया को तबाह वो इंडिया के बड़े बड़े शहर सब 5 मिनट में, 5 से 8 मिनट के अंदर तबाह कर सकते थे हम। तो इंडिया को ये बात मालूम थी? बिल्कुल मालूम थी, मैसेज लाउड और क्लियर थी बिल्कुल। तो ये बताएं कि उसके बाद फिर क्या वजह हुई कि एटमी धमाकों के बाद ये जो डॉलर अकाउंट फ्रीज़ किया गया, इसकी क्या वजह थी? इससे बड़ा एतमाद उठा। ये सबसे बड़ी गलती थी और मैं इसको कहता हूँ डाका डालना। ये की तो अमानत में ख़यानत थी। लोगों ने जब भरोसा करके पाकिस्तानियों ने आपके पास रकम रखी तो आपने उस पर डाका डाल दिया। आपसे ये पूछेंगे कि जो एटमी धमाकों का फ़ैसला था, अस्करी क़यादत का था, सियासी का था या मुश्तरका था? नहीं, देखिए शुरू में तो ये था कि जब मीटिंग हुई हमारी DCC की तो उसमें नवाज शरीफ साहब थे और तीनों सर्विसेज चीफ थे, सईद मेहंदी थे, अनवर जाहिद थे और चौधरी शुजात थे, सरताज अजीज़ थे और शमशाद थे और मैं था और AW काजी थे कैबिनेट सेक्रेटरी। हम ये लोग थे और कोई बाहर का कोई नहीं था, ना अशफाक साहब, ना समरमा वगैरह कोई नहीं थे। तो उस वक्त ये फैसला किया कि इस तरह, इसमें से हम 4 लोग जो थे वो हम बहुत सख्ती से प्रो थे। उसमें से गोहरा अयूब साहब, अनवर जाहिद साहब, शमशाद और मैं,
और हम कहते थे कि ये करनी चाहिए और फौरी करनी चाहिए ताकि हम लोगों का एतमाद हम पर कायम रहे। मुखालफत किसने की? मुखालफत तो सत्ताजीश की तरफ से थी, क्योंकि वो फाइनेंशियल तरीके देख रहे थे कि रजिस्ट्रेशन लग जाएंगी और सेंक्शन लग जाएंगी। फौजी क़यादत जो थी वो एक तरह से न्यूट्रल सी थी। उनका ख्याल सियासी क़यादत पे छोड़ दिया था। उनका ये ख्याल था कि भाई ये फैसला आप करें, आप जो फैसला करेंगे हम साथ देंगे। यानी लूक वार्म से थे, फोर्सफुली नहीं कह रहे थे कि करो। मेरे ख्याल से उन्होंने एक मॉडरेट एटीट्यूड रखा था। नहीं, ये तो सब बदमाशी झूठ है। एक मिज़ाइल के वज़न 17-18 टन होता है, कोई मिज़ाइल उठाकर ले जा सकता है 16-17 मीटर लंबी? आप बताइए। अच्छा, इस तरह एटम बम होता है, उसका वज़न 400-500 किलोग्राम होता है। अच्छा, उसके लातादाद पुर्जे होते हैं, उनको जोड़ना, असेंबल करना, ये बहुत ही माहिराना काम है। उसके लिए महीनों की ट्रेनिंग की ज़रूरत है टॉप साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की। तो ये जो कहना, ये सब झूठ है। ये सिर्फ उन लोगों की शरारत है जो एक पब्लिक के अंदर एक स्केयर पैदा करना चाहते हैं, ख़ास तौर से अमेरिकन्स। इनकी आदत हमेशा से झूठ बोलने की, ये और ब्रिटिश हमेशा जिस तरह इराक़ में इन्होंने झूठ बोला और टोटली झूठ बोला और खुल के झूठ बोला और अभी भी झूठ बोलते हैं, उससे शर्माते नहीं है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा, हालांकि कॉलिन पावेल ने कहा था कि मेरी ज़िंदगी का बदतरीन वो दिन था जब मैं झूठ बोला यूएन में, तो ये था। लेकिन ये झूठ बोलने से बाज नहीं आते और ये झूठ बोले मुसलसल। तो ये झूठ अभी भी बोलते हैं। पब्लिक बदकिस्मती से, अमेरिकन हो या ब्रिटिश हो, वो भी 80-90% जो है वो इस मामले में बिल्कुल जाहिल होती है, इतनी समझदार नहीं होती। वही समझते हैं हमारे जो लीडर कह रहे हैं वो सही बात होगी, ये समझदार हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, इनको हालत का ज़्यादा पता होगा, इनको ले जाने का। तो ये सब झूठ है। एटम बम उठाना, ले जाना, बनाने से इम्पॉसिबल कोई। और मैं तो ये कहूँगा आपको इतना भी कि अगर आप उठा के सब पुर्जे मुर्जे अलग करके उनको दे दें या कायदा मायदा वालों को, तो इनके बाप दादा भी नहीं बना सकते, उसको जोड़ भी नहीं सकते। पहले दिन जो किए थे वो चागीब किए थे, उसके बाद दूसरी जगह किए थे थोड़ा आगे 4-5-6 किलोमीटर। अभी वो जगह प्रिजर्व है या? पता नहीं था, मैं तो उसके बाद मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। तो उस वक्त जो टीम शामिल थी टेस्ट करने वालों में, उनको भी कुछ ऑनरेरियम दिया गया, उन्हें कुछ नवाजा गया? यूजुअली जब स्पोर्ट्स की टीमें दुनिया से आती हैं तो उन्हें बहुत दिया जाता है। नवाजा तो उसी तरह गया जिस तरह हमें नवाजा गया है। तो उनको, हमारे बहुत से साथियों को जो बहुत ही जिन्होंने अहम रोल अदा किया था, उनको मुशर्रफ ने इसी तरह नवाजा। ये इख्तलाफात फिर मुशर्रफ के साथ कैसे शुरू हुए? क्या मुशर्रफ बाहर के दबाव पे? वो शख्स जो था वो नहायत ही बददिमाग और बदतमीज़ था। लेकिन शुरू में तो आपकी वो बहुत इज्जत करते थे जब वो मंगले के कोर कमांडर थे। वो उस वक्त थे जब आगे पीछे दौड़ते थे, उस वक्त वो कोर आर्मी चीफ नहीं बने थे। उस वक्त उनकी हैसियत हमारे आगे कम थी। हमारे आगे तो वो मेजर बना फिरता था, गाड़ी के दरवाजे खोलता था। तो बस जैसे जैसे उसके सर पे ताज लगा तो उसमें खन्नासियत आ गई और वो बदतमीज़ से बात करने लगा। तो खुल के बता दें कि उन पे वो, मतलब उन्होंने खुद किया, उन पे दबाव था, बैरूनी था, अंदरूनी था? अब दबाव हो या ना हो, जब आप एक ओहदे पर बैठते हैं तो आपको उसी के हिसाब से उसका तकद्दुस रखना पड़ता है। आप कुर्सी पर बैठकर तो फिर फ़कीर या भंगी की तरह झाड़ू तो नहीं देते, आप उसी तरह उस ओहदे का तकद्दुस रखते हैं, मुल्क के तकद्दुस का ख्याल रखते हैं। वो तो बिल्कुल लेट गया था, सिर्फ ये चाहता कि किस तरीके से अमेरिका उसको कबूल कर ले और पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान पे बैठा रहने दे और हुकूमत करने दे, और उसमें वो कामयाब रहे अमेरिकन। और ये कामयाब रहा कि 8 साल आपके सरों पे हमारे पे बैठा रहा और तबाह करके चला गया। तो आपने वो जो टेलीविज़न पे बयान दिया था, वो ज़ाहिर बात है बहुत शदीद प्रेशर था उनकी तरफ से। जो भी था मुल्क की भलाई में था। आपने देखा ना, चौधरी शुजात साहब ने इस बारे में बहुत तफसीली बयान दे दिए, तो मैं उसकी तफसील में नहीं जानना चाहता। सिर्फ नहीं, मुख्तसर यही है कि जी मैंने कोई गलत काम नहीं किया था, बस जो भी मैंने किया मुल्क की भलाई के लिए किया। अच्छा, इसके साथ हम ये एटमी धमाकों के साथ साथ मिज़ाइल भी पाकिस्तान की सलामती के लिए बड़ा ज़रूरी है। पहला मिज़ाइल का टेस्ट कब हुआ? आपकी क़यादत में ही हुआ? मेरी क्या होता, मिज़ाइल हम नहीं बनाई थी कऊटा में। जो गोरी मिज़ाइल थी हमने वो 6 अप्रैल 98 को फायर की थी। उससे तो हिंदुस्तान की जान निकल गई थी, क्योंकि उससे पहले तो हिंदुस्तान कामयाब तजर्बा था। बिल्कुल कामयाब था। हमने यहाँ से क्या नाम है इसका, झेलम के पास से तो टिल्ला रेंज से फायर की थी और वहाँ दलबंदीन के पास बलूचिस्तान में जाके गिरी थी हदफ पे। तो हिंदुस्तान की उससे जाने के लिए उससे पहले तो उसका ये ख्याल था कि अगर ये एटम बम हवाई जहाज़ से लेकर आएंगे तो हमारी एयरफोर्स इतनी तगड़ी है, हमारे पास इतना सर्विलेंस सिस्टम है कि हम इनके जहाज़ों को हमारी बॉर्डर पे आने नहीं देंगे, हम वहीं गिरा देंगे। तो और उसमें वो किसी हद तक सही भी थे, हमारे जहाज़ शायद ही बॉर्डर क्रॉस कर सकते थे। लेकिन मिसाइल का तो ये था कि आप इधर बटन दबाया आपने और उधर 5 मिनट में वो दिल्ली गायब और बॉम्बे गायब।
तो वो तो कुछ नहीं कर सकते थे। मुकम्मल इंडिया के 6 शहर तबाह हो सकते हैं। आप आसानी से, बहुत आसानी, चंद मिनट में, 8-10 मिनट में। न हिंदुस्तान जरूरत कर सकता था, न इसराइल। इसमें मुझे रत्ती बराबर भी शक नहीं था। लेकिन माजी में इसराइल ने इराक का प्रोग्राम तबाह किया। वो किया होगा क्योंकि इराक जवाब नहीं दे सकता था। हम उसकी हम ईंट बजा देते उनकी। आपको पता है ज़ियाउल हक ने क्या कहा था? ज़ियाउल ने कहा था कि अगर इसराइल ने बदमाशी की तो मैं गधे पर रख के एटम बम भेज दूंगा, तेल अवीव और हैफा उड़ा दूंगा। ये मुमकिन है ये बात? बिल्कुल मुमकिन थी। आप वो तो रोक नहीं सकते थे ना। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ईरान और नॉर्थ कोरिया तक ये टेक्नोलॉजी उन्होंने खुद बनाई, या ये जो अक्सर ये कहा जाता है इंटरनेशनल नेटवर्क है ये? नहीं, देखिए, दुनिया में किसी ने नहीं बनाई। अमेरिका को यूरोपियंस ने दिया, ब्रिटिश ने अमेरिकन से लिया, फ्रांस ने ब्रिटिश और अमेरिकन से लिया। साइंटिस्ट थे, काम कर रहे थे, आ रहे जाते। रशियंस को अमेरिकन ने मदद दी, चाइनीज़ को रशियंस ने मदद। तो ईरान को कहाँ से? तो जो सप्लायर्स हैं ना, आप जिस सप्लायर को पैसे देंगे, हमने कहाँ से ली? कोई हम इस काबिल थे जो हम सिलाई की सुई नहीं बना सकते थे, तो हमने भी तो इक्विपमेंट ख़रीदा और फिर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ख़ुद बनाया। इतने सप्लायर्स हैं वहाँ पे यूरोपियंस, जिन्होंने सामान सप्लाई किया और पहुँचाया वहाँ तक खुद। तो अभी क्या आप समझते हैं कि ईरान जो पेशरफ्त इसमें कर रहा है उसको ईरान को करनी चाहिए या इसको नहीं करनी? बड़ा नहीं, देखिए, नहीं, वो तो करना चाहिए। देखिए, वो उन्होंने IAEA प्रोटोकॉल साइन किया हुआ है, वो उसके मेंबर हैं NPT के, तो उनके यहाँ इंस्पेक्शन टीमें जाती हैं, बगैर ऐलान किए जा सकती हैं। तो ये सब झूठ है और उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी और सिर्फ प्रेशर डालना कि जी वो बम बना रहे हैं, ये सब झूठ है। क्योंकि वो कोई भी चीज़ छुप के नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ छुप के की तो UN सिक्योरिटी काउंसिल ऐसी सैंक्शन लगा देगी कि उनका हुक्का पानी बंद हो जाएगा। तो इसके मतलब कोई, लेकिन मगरबी ममालिक ये नहीं चाहते कि उनके पास ये क़ुव्वत हो बस। उन्हें इराक़ के साथ भी यही था कि इराक़ के पास न्यूक्लियर कोई हथियार नहीं थे। इराक़ को इसलिए तबाह करना चाह रहे थे कि इसराइल के लिए ख़तरा बन गया था। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके ऊपर जब पाबंदियाँ लगी तो उसमें एक वजह यह भी करार दी गई कि ब्लैक वाटर्स की तरफ से ख़तरा है, अमेरिकन एजेंसीज़ की तरफ से ख़तरा है। तो इस किस्म के वो ख़तरात थे? सब झूठ है, बिल्कुल बकवास है। बिल्कुल, जब मैं एटम बम बना रहा था और मिसाइलें बनाता, मैं पूरी दुनिया में घूमता था और यूरोप में भी और सब जगह, तो उस वक्त मुझे ख़तरा नहीं था। जब मेरे फ़ोटो न्यूज़ टाइम मैगजीन में थे, तो अगर किसी ने मारना होता या अमेरिकनों को इंटरेस्ट होता मुझे उठाने का, तो उस वक्त नहीं उठा सकते थे। हैं? लेकिन आप ये समझ